हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में सेट नंबर 10 करेंगे कंपलसरी पेपर का। तो देखिए, अभी जैसे कि हम लोग ने बात की थी तो साइंस का स्टार्ट कर दिया है हम लोग ने इसमें, और सेट 1 आ चुका है इसका। इसके बाद हम लोग आज इसका 10 करने के बाद हम लोग एसएसटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एसएसटी और ये पैरेलल चलेगा और साइंस का भी बीच बीच में आता रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले काफ़ी पहले सेट में पूछा गया था कि एनर्जी लेवल जो होता है इकोसिस्टम में, तो वो किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। तो देखिए, इसको याद रख सकते हैं इस डायग्राम से। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि ग्रास हो गई, ठीक है। ग्रास हो गई, ये सनलाइट की प्रेजेंस में खुद अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें कौन आएंगे? फ्रॉग वगैरह आएंगे जो इन्हें खाते हैं, जो ये ग्रास खाएंगे। इसके बाद आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा? स्नेक आएगा जो फ्रॉग को खा सकता है। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर में कौन आता है? ईगल आता है ना, ईगल आता है जो इस स्नेक को खाएगा। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ इस तरफ जा रही है। तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा कम होती जाती है। जैसे जैसे इस तरफ हम ऊपर बढ़ेंगे, एनर्जी लेवल जो होगी वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और ये कितना डिक्रीज़ होता है? ये 10% जो है सिर्फ आगे ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% जो होता है वो लॉस हो जाता है। अब ये 90% जो लॉस होता है ये कहाँ होता है? ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, 90% जो लॉस होती है एनर्जी वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, और सिर्फ 10% ही नेक्स्ट वाले स्टेप में जाती है। जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में गई 10% एनर्जी, फिर जब ये इसको खाएगा तो इस यहाँ की 10% एनर्जी इसके अंदर जाएगी, फिर इसके अंदर जाएगी। तो 10% एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, पोषी होता है मतलब न्यूट्रिशन, ऊर्जा की मात्रा क्या किस तरह से स्थानांतरित होती है, यानी कि घटती है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी सारी एल्गीज हैं, इनमें से कौन सी एल्गी ऐसी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा ये इन तीनों से अलग कैसे होती है? देखिए, इसमें जो आती है ये कैटेगरी में आती है प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में, और ये तीनों आती हैं यानी कि रेड, ग्रीन और ब्राउन, ये तीनों एल्गीज जो होती हैं ये आती हैं यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। अब अगर आप लोग बायो साइड से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट का क्या मतलब है। मतलब प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो ये प्रोकैरियोट के कैटेगरी में आती है ब्लू ग्रीन एल्गीज। इनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। अब ये करते क्या हैं? देखिए, पहले तो ये मिलते हैं हमें वेटलैंड्स में, जो नमी वाले एरियाज होते हैं वहाँ मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, ये खुद अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद अपना फूड बनाते हैं। और क्या करते हैं फिर, इनका यूज़ किया जाता है पैडी फील्ड्स में, ठीक है। तो जो धान के खेत होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। वहाँ पर इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है? ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन होती है, इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं, खुद उसको लेते हैं और उसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में चेंज कर देना, ठीक है, नाइट्रेट नाइट्राइट कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, पहले अमोनिया में चेंज होता है, फिर नाइट्राइट में होता है, फिर नाइट्रेट में होता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो सॉइल होती है वहाँ पर, जो हमारे जो फसलें होती हैं वहाँ पर, जो मिट्टी में रूट्स जो होती हैं, तो उनको लेने में इस फॉर्म में, नाइट्रोजन को इस फॉर्म में लेने में आसानी होती है, तो इस तरह वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका ये बेसिकली ये काम होता है, इस तरह से ये यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए स्मॉग जो वर्ड होता है ये दो उससे मिलकर बना होता है, दो वर्ड से, इसको बी से स्प्लिट कर लिए, स्मोक यानी कि धुआं जिसे हम लोग कहते हैं, प्लस फॉग यानी कि जिसे हम कोहरा कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉग जो होता है इन दोनों का मिक्स एक साथ टर्म को कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये विजिबल होता है, मतलब ऐसे पॉल्यूशन जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन ये जो पॉल्यूशन होता है ये विजिबल होता है, हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें देखिए सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, और ओजोन होती है, और वाटर वेपर्स होते हैं, और डस्ट वगैरह होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था, एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, जो कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके टारगेट्स को पूरा करती है, इसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। तो ये ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करती है। नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन PM है मोदी, और जो वाइस चेयरमैन है उनको भी पूछा जाता है, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। और फर्स्ट कौन थे, अरविंद पनगड़िया, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया। इससे नीति आयोग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम बहुत डिटेल में हर सेट में बता चुके हैं, तो बार बार हम पूरी इसकी हिस्ट्री नहीं बताएंगे। ये इसके योजना आयोग की जगह पे आया था नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी का ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, देखिए ऑप्टिकल फाइबर देखे होंगे, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं जो कि जगमग करती रहती है ना, फेयर वगैरह में देखा होगा, यही होती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। अब ये किस प्रोसेस पे काम करती हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती हैं, ठीक है। पहले तो ये बात याद रखिएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती हैं। ये कंडीशन कब आती है, जब इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। इसको भी हमने एक सेट में एक्सप्लेन किया था, इसकी तीनों कंडीशन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन तीनों कंडीशन कब कब कैसे कैसे होती है ये हमने बताया था, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तब उस पर डिपेंड करती है कि कितना एंगल बना रही है। तो देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करती है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, कि इसमें किस तरह से होगा। और दूसरा ये ट्यूब्स जो होती हैं ये बनी होती हैं सिलिका की, ठीक है, ये सिलिका की ट्यूब्स बनी होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। देखिए साबुन के बुलबुले को यानी कि जो बबल्स होते हैं, सो बबल्स, इन्हें जब हम चार्ज करते हैं, अब ये चार्ज चाहे हम पॉजिटिव करें चाहे हम नेगेटिव करें, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी पूरी सरफेस पे इस तरह से अरेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये इस तरह से, मान ली हमने पॉजिटिव चार्ज किया और इसकी सरफेस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पूरा इस तरह से डिपॉजिट हो गया। अब क्या होगा, ये सेम है ना, सेम आइंस हैं हमारे, पॉजिटिव हैं सारे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब जब एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे तो इसका क्या होगा, ये एक्सपेंड करेंगे। अब जब ये एक्सपेंड करेंगे तो बबल का साइज ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बबल का साइज जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेडियस बढ़ी, ठीक है, रेडियस इंक्रीज करेगी,
ठीक है, तो हमने रीज़न भी यहाँ पे बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब अगर हम निगेटिव चार्ज मान लिए देते हैं इसको, तो निगेटिव पूरे में आ जाएगा, क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है वो पूरी सर्कुलर टाइप होती है, तो पूरे में जब डिपॉजिट हो जाएगा चार्ज, तो पास पास जब आयंस होंगे सेम टाइप के, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इनका चाहे हम पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव दें, इनकी रेडियस हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। देखिए, ब्लड की बात कर रहे हैं और वाइट ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा है, कॉकरोच है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए हम लोगों में क्या होता है कि हम लोग में जितनी भी सेल्स होती हैं, बहुत लाखों होती हैं, तो जो सेल्स होती हैं उन तक ऑक्सीजन हम लोग डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाते हैं। डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर से लेकर हम लोग ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, इनहेल नहीं कर पाते। हमें क्या ज़रूरत होती है, कोई एक ऐसा हो जो ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे, हर एक सेल तक पहुंचाए। तो वो काम किसका करता है, वो Hb का करता है। हमारे ब्लड में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन Hb। ठीक है, इससे क्या करती है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन आकर कंबाइंड करती है। ठीक है, इससे आकर कंबाइंड करती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, तो हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, इसमें इसकी बॉडी कुछ इस टाइप से होती है कि इसमें जो है छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो जिनसे ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली इनकी हर सेल में पहुंच जाती है। तो इसमें इनके Hb के होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब Hb नहीं होता है, RBCs नहीं होती हैं, तो क्या होगा, इनमें जो ब्लड होता है उसका कलर हमेशा या तो हम कहेंगे वाइट ब्लड होता है, या फिर हम कहेंगे कलरलेस होता है, यानी कि जिसका कोई कलर ना हो। ठीक है, कलरलेस, तो कोई भी वर्ड आ सकता है, रंगहीन आ सकता है, कलरलेस, या फिर वाइट आ सकता है। तो आप क्या लगाएंगे, कॉकरोच लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक और क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, तो ये किस टाइप के पौधों में की जड़ों के साथ यानी कि रूट्स के साथ कंबाइन करते हैं बैक्टीरियाज, ये पल्सेस। जितनी भी पल्सेस यानी कि दालों की जितनी भी फसलें होती हैं उनमें ये बैक्टीरिया जो होते हैं, राइजोबियम नाम सुना होगा, राइजोबियम, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनमें यहाँ पे कंबाइन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये भी वही करते हैं, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और उसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, और जब नाइट्रेट में चेंज हो जाती है तो वहाँ से सॉइल के थ्रू, क्योंकि जड़ें कहाँ होती हैं, सॉइल में होती हैं, सीधा एब्जॉर्ब कर लेती है नाइट्रेटाइंस को। जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो नाइट्रेटाइंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इस तरह से नाइट्रोजन पहुँच जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है, नहीं है इसे अंडरलाइन कर लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये बिल्कुल सही है। एस्पार्टम, ये संश्लेषित मधुरक, इसका मतलब सिंथेसाइज्ड शुगर जिसे कहते हैं, सिंथेसाइज जो होती है, बनाई हुई होती है शुगर, वो एस्पार्टम, ये भी बिल्कुल सही है। नियोप्रीन एक टाइप की रबड़ होती है, रबर है। रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, नहीं, रेयॉन जो होती है ये क्या होती है, एक फाइबर होती है, फाइबर होती है। ये कैसी होती है, रिफाइंड होती है। ठीक है, ये मैन मेड, ये फर्स्ट सिल्क, देखिए सिल्क जो होता है वो नेचुरल होता है, जो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है, हमें पता है। रेयॉन जो होता है फर्स्ट ऐसा फाइबर है जो कि मैन मेड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर मैचिंग गलत है। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। मनी बिल, धन विधेयक क्या है, मनी बिल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है, इसके अगर आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि 109 है या 110 है, तो देखिए ये दोनों आर्टिकल हैं, इसमें पूछा गया है, परिभाषित किया गया है, यानी कि डिफाइन किया गया है। जब भी डेफिनेशन की बात आती है तो आ जाता है आर्टिकल 110। ठीक है, आर्टिकल 110, और 109 में क्या आती है, इसकी प्रोसेस आती है कि किस तरह से ये काम करता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, किस तरह से होता है। ठीक है, इसे ये कौन बताता है कि ये मनी बिल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो यानी कि जो इसकी प्रोसेस है वो 109 में आएगी, बाद में इसकी डेफिनेशन आएगी, ऐसे याद रखिएगा, 110 में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसमें देखिए 109 में क्या होता है कि ये बिल जो होता है ये स्पीकर के पास जाएगा, लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा, वो इसे बताएगा कि ये मनी बिल है या फिर फिनेंशियल बिल है। अगर मनी बिल है तो ये यहाँ से फिर इसको देखा जाएगा, और अगर पास कर यहाँ से लोकसभा से पास कर दिया जाता है तो फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा।
ठीक है, मतलब ये याद रखिएगा कि ये मनी बिल है या फिनेंशियल बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये स्पीकर डिसाइड करेगा, लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है 110 के बारे में। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ये इसके बारे में, यानी कि इससे रिलेटेड इसमें क्या होता है, टैक्स को, कई सारी चीज़ें होती हैं, टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है CFI, वहाँ से क्या होता है, फंड बोरो कर सकते हैं, इसके बारे में हो सकता है। इसके अलावा न्यू टैक्सेस की भी बात कर सकते हैं, न्यू टैक्सेस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये 110 में आएंगी, आर्टिकल 110 जिसमें मनी बिल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास यानी कि CR दास ने 1923 में जिस पार्टी का निर्माण किया उसका नाम है। देखिए 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी कि ILO इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें तो ये बनाई थी BR अम्बेडकर ने, ठीक है। नौजवान सभा ये किसकी थी, ये भगत सिंह की थी, इन्होंने बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ये किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। यहाँ पर सब क्या कर रहे थे, यहाँ पर सब पीसफुली धरना दे रहे थे, ऊपर से ऑर्डर आता है और गोलियां चलाई जाती हैं इन पे और बहुत से लोग यहाँ पर मर जाते हैं, सब शहीद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई थी, इसको हम डिटेल में पहले सेट्स में बता चुके हैं, प्रीवियस सेट्स में, तो बार बार हम इसको डिटेल नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी हमने शायद नहीं लिया था, कि इसकी जो जांच होती, इसकी इंक्वायरी जो कराई गई थी तो वो किस कमेटी के थ्रू कराई गई थी, तो वो हंटर कमेटी के थ्रू कराई गई थी, ठीक है। तो इस कमेटी का नाम भी पूछा जा सकता है, हंटर कमेटी, याद रखिएगा। इसके बाद है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। देखिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ओजोन डे सुना होगा, 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन अगर हम आ जाते हैं 1987 में, 16 सितंबर 1987 में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था, साइन किया गया था उस पर, ठीक है, इस प्रोटोकॉल पे। इसका काम यही था कि ओजोन लेयर जो कि कहाँ होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस मिलती है हमें, और इसका काम क्या होता है, अगर ओजोन वहाँ पे नहीं होगी तो क्या होगा, यूवी रेज जो होंगी वो सनलाइट से सीधा अर्थ पे आने लगेंगी, तो इनका काम होता है कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेना, उन्हें वहीं तक रखना, अर्थ पे ना आने देना। तो अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा यानी कि होल होने लगेगा तो वहाँ से क्या होगा, यूवी रेस सब सारी अर्थ में आने लगेंगी, तो इससे यहाँ पर कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, स्किन कैंसर वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो के डिप्लीशन को बचाने के लिए यानी कि इसके प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, 1987 में। पूछा जा सकता है 1989 में ये इफेक्ट में आया था, लागू किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ये लैंग्वेज बेस्ड जो ये इंस्टीट्यूट है ये मैसूर में है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, CIIL, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये कहाँ पर है, मैसूर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। प्रत्यक्ष लाभ का मतलब होता है डायरेक्ट, जिसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो गिनीज बुक में आ गया है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ऐसी कौन सी योजना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, पहल जिसका नाम है, इसे याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। पहल की अगर हम बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ए से है प्रत्यक्ष हस्तांतरित
लाभ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ से इन्होंने क्या लिया है, पहल ले लिया है। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ये इसका फुल फॉर्म है। इस बुक में इसका नाम लाया गया है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री। ठीक है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोग्राम आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, कौन सी ऐसी स्कीम है जो नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं की गई है? तो ये है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये सबके लिए है, ये बीपीएल से रिलेटेड नहीं है। बाकी राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है, एनएफबीएस जिसे हम कहते हैं, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, या फिर अन्नपूर्णा कहें, ये सब क्या आते हैं, ये इस प्रोग्राम से, ये इससे रिलेटेड है, बीपीएल से, बीपीएल के लिए है। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, एनएसएपी में ये सारी योजनाएं आती हैं। इनमें से जो ये दो हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम यानी कि एनएफबीएस और अन्नपूर्णा, ये दोनों बीपीएल से रिलेटेड हैं। बाकी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये बीपीएल से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। देखिए, वर्ष के, ईयर इन्होंने बात कर ली है, यहाँ पर ईयरली बात की है, और उसमें मैक्सिमम टाइम अनएम्प्लॉयड रहने की कंडीशन पूछी है। तो ये कौन सी आ जाएगी, ये यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, समान स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कई टाइप्स का होता है, 6 टाइप का होता है लगभग। तो उसमें क्या होता है, उसके मेजर करने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है यूजुअल स्टेटस कि हम ईयरली इसमें सारा डेटा नोट करते हैं। ठीक है, और एक होता है दैनिक, ये जो डेली बेसिस की होती है, पर डे 4 आवर्स भी काम इसमें अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो किस में है, दैनिक स्थिति में आ जाता है। साप्ताहिक यानी कि वीकली, इसमें वीकली देखा जाता है। वीक में 8 आवर्स भी ये काम नहीं कर रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, ये वीकली आ जाती है। और ये इसमें यूजुअल स्टेटस में क्या आता है, इसमें पहले 183 डेज थे कि 183 डेज भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब कर दिया गया है इसका स्टैंडर्ड 273 डेज, इसे याद रखिएगा। तो 273 डेज अगर काम नहीं हो रहा है ईयरली, अगर हम देखें 365 डेज में, तो वो आ जाती है यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, यही पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट है सीआरएस यानी कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। तो देखिए, जब भी किसी की डेथ होती है या बर्थ होती है तो एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है, वो हमें मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, कहाँ, सीआरएस के अकॉर्डिंग। तो ये 21 दिन के अंदर कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया। देखिए, इस प्रोग्राम को एनसीईआरटी में सिविक्स के क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी हमने पढ़ाया था क्योंकि इसलिए हमें याद है ये। तो ये स्टार्ट की गई थी 1995 में। इसके पीछे कई सारे रीजंस थे। देखिए, एक तो ये रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा, मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो। इसका मतलब है अगर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे तो उतने स्टूडेंट्स, उतने बच्चे स्कूल में आएंगे, वहाँ की अटेंडेंस बढ़ेगी। अटेंडेंस बढ़ने का मतलब है कि इतने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। और प्लस इसके पीछे एक और रीज़न था कि अगर उनको लंच बीच में दिया जाएगा तो वो पूरे दिन रुकेंगे, ठीक है, फुल डे यानी कि सारे क्लासेस अटेंड करेंगे। अब फुल डे जब रुकेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो या तो काम करेंगे या फिर पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खाना खाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। अब जब वो काम करेंगे तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे। और एक और ये भी प्रॉब्लम होती थी कि स्कूल आते भी थे तो बीच से घर चले जाते थे खाना खाने, ठीक है। तो जब वहाँ चले जाते थे तो बाद के जितने भी क्लासेस होते थे वो सब पेंडिंग हो जाते थे, सब नहीं मिल पाते थे उन्हें। और प्लस ये बात है कि जिनको दिन में एक वक्त का भी खाना ना मिले उनके लिए पढ़ाई फिर क्या मायने रखती है ना। तो उनके लिए पहले तो वो पेट भरेंगे ना अपना,
तो ये सब चीज़ें देखते हुए गरीब बच्चों के लिए ये स्कीम चलाई गई। तो इसमें 1995 में चलाई गई और इसके थ्रू क्या हुआ, जब उन्हें बीच में खाना मिलेगा तो कुछ बच्चे जो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने लगे, कम से कम उन्हें एक टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है। तो इसके जब खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर उनका पढ़ाई में दिल लगेगा जब उनका पेट भरा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये काफ़ी अच्छी चली स्कीम। काफ़ी इसमें भी आगे काफ़ी सारे स्कैम हुए, कहीं पर मतलब अच्छा स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कूल है तो वो अच्छी क्वालिटी का खाना दे रहा है, कहीं पर मतलब ऐसे ही स्कूल है तो वहाँ पर भी स्कैम हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहा है, एकदम ऐसे ही खाना दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हाइजीन वाली प्रॉब्लम हो रही, तो ये सब चीज़ें भी इसमें आई, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी स्कीम चली, काफ़ी अच्छी स्कीम है। जिनको फूड नहीं मिलता है, फूड के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत सक्सेसफुल रही। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद, पहले तो हम यजुर्वेद की बात करते हैं। देखिए वेद जो होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है, ऋग्वेद है, ये हम लोग को पता है। अब इसमें यजुर्वेद की बात की गई है, तो ये दो टाइप्स के इसमें हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो होती है ये वाजस्नेयी होती है, ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वाजस्नेयी होती है। एक और डिफरेंस होता है इन दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद जो होता है इसमें सिर्फ पद होता है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं पोइट्री, ठीक है, पोइट्री कहते हैं वो होता है। और कृष्ण यजुर्वेद में क्या होता है, पोइट्री भी होता है और लिटरेचर भी होता है, यानी कि गद्य और पद दोनों होते हैं, पोइट्री और लिटरेचर दोनों इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है। देखिए जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो हिस्ट्री हम लोग को पता चली है कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन से पता चली है, या फिर कुछ भी कहीं पर एक्सकवेट हुआ तो वहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले, इन पे बेस्ड हिस्ट्री हम लोग को पुरानी हम लोग पता है, जितनी भी हिस्ट्री में पता है। तो देखिए हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें एक किंग के बारे में पता चलता है, उसका नाम है खारवेल, ठीक है। तो ये काफ़ी पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा कई सारे हैं, जैसे रुद्र दमन का किससे मिलता है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और इसके अलावा एहोल इंस्क्रिप्शन जो है, एहोल इंस्क्रिप्शन, इनसे हमें किसके बारे में पता चलता है, पुलकेशिन II के बारे में पता चलता है। तो ये काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन हैं जिनसे हमें कुछ राजाओं के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मीजोलिथिक जो एरा था, मीजोलिथिक एरा, इसमें डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन के एविडेंसेस किस एरिया से मिले हैं। तो ये राजस्थान में बागौर एक जगह है, वहाँ से हमें मिलते हैं। इसके अलावा है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल यूपी में स्थित है। देखिए ये जो सिंधु सभ्यता थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी कई सारी साइट थी, इनमें से एक जगह थी आलमगीरपुर, ये यूपी में है, ठीक है, ये यूपी में पड़ती है आलमगीरपुर। इसके अलावा कालीबंगा की हम बात करें तो ये हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। लोथल की बात करें तो यहाँ पे पोर्ट हमको मिला था, वो कहाँ पर है, गुजरात, यानी कि कोस्टल स्टेट, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, लोथल गुजरात की है। बनावली जो है ये हरियाणा में मिली थी, ये हरियाणा में है बनावली। इसके अलावा आलमगीरपुर याद रखिएगा, ये कहाँ है, ये यूपी में है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। अश्वमेध कैसे होते थे, फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह से वो क्या करते हैं, घोड़े को छोड़ देते हैं, यज्ञ होता है, घोड़े को छोड़ देते हैं और जहाँ पे जाके रुकता है, तो इस टाइप से कुछ होता है ना, वो बैटल से रिलेटेड होता है। तो ये जो किए थे यज्ञ, ये किस हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के थ्रू ये हुए थे, याद रखिएगा। शुंग डायनेस्टी जो हुई थी, देखिए मौर्यन डायनेस्टी के बाद ये वाली आती है शुंग डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट जो रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ था, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसका सेनापति होता है, शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो होता है ये इसका सेनापति होता है और ये इसे क्या करता है, मार देता है। जब इसे मार देता है तो फिर ये शुंग डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा ने सीमा रेखा बनाती है। देखिए बॉर्डर लाइन, तो ये कौन सी है, मैकमोहन जो होती है ये इंडिया चाइना के बीच होती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच कौन सी होती है, रेड क्लिफ होती है, ठीक है।
तो याद रखिएगा इंडिया चाइना के बीच मैकमोहन लाइन होती है, जिसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चला है कि हम ये एरिया, क्योंकि असल में क्या होता है कि बीच में क्या होता है, तिब्बत है, ऊपर चाइना है, तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब वो उसका मानना है कि ये जो है बॉर्डर, ये लाइन हम नहीं मानते, तो वो नहीं मानता है। लेकिन शिमला जो हुआ था, शिमला समझौता जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये मैकमोहन एक थे पर्सन, इन्होंने ये बनाई थी बाउंड्री लाइन। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? देखिए सॉइल से रिलेटेड टर्म्स की बात की जा रही है, तो इडेफिक जो है, इडेफिक ये सॉइल से रिलेटेड टर्म है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लाइमेटिक की बात करें तो हमें पता चला है कि ये किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। बायोटिक की बात करें तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एबायोटिक, ठीक है। टोपोग्राफी की बात करें तो इसका मतलब होता है जो लैंडफॉर्म्स होती हैं, यानी कि किसी जगह पर नेचुरल क्या क्या चीज़ें हैं, रिवर है, माउंटेन है, किस तरह से है, तो उनके फीचर्स के बारे में स्टडी, ठीक है, ये आता है किसमें, टोपोग्राफी में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल कितने हैं इंडिया में, 9 है। ये वाले एरिया में ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। यहाँ पर क्या, गुजरात से स्टार्टिंग होती है, गुजरात, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा छोटा सा गोवा, फिर आएगा कर्नाटक, कर्नाटका हो गया, फिर नीचे यहाँ पर केरला कुछ इस टाइप से, फिर इधर तमिलनाडु, इसके ऊपर कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश, फिर इसके ऊपर कौन सा है, उड़ीसा, और इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से कौन सा आया है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 5 है और इधर 4 है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी जो कोस्ट लाइन जो है वो किसकी है, वो गुजरात की है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैपिंग में ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा, गुजरात की है। नेक्स्ट है इंडिया में निम्नलिखित नदियों में से कौन वेस्टर्न घाट से नहीं निकलती है? देखिए वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया है, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। ये किस तरफ मिलता है हमें, बे ऑफ बंगाल की तरफ मिलता है, ये हमें अरेबियन सी की तरफ मिलता है, ठीक, कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ से नहीं निकलती हैं तो कौन सी, तापी। देखिए ताप्ती जो रिवर है, नर्मदा और ताप्ती जो होती है वो इधर से नहीं निकलती है, वो इस साइड से निकलती है। अब ताप्ती की जो वो है ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो ये इस तरह से ईस्टर्न की तरफ से निकलती है, ईस्ट एरिया में कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है। बाकी सब जो होती हैं गोदावरी, कावेरी, कबाम, ये कृष्णा, ये सब जो होती हैं ये कहाँ जाती हैं, ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, इधर से निकलती हैं यहाँ से और इस तरफ जाती हैं। यहाँ पर क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, खूबसूरत खूबसूरत, तो बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब महानदी, ये सब, और कबाम भी, ये सारी क्या होती हैं, ये इस तरफ जो जाती हैं डेल्टा बनाती हैं, इस तरफ जो जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इधर नर्मदा और ताप्ती आती है, इस साइड यहाँ इधर से निकलती हैं और वेस्टर्न साइड ये जाती हैं, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्टर्न साइड जाती हैं, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए इलायची और काली मिर्च यानी कि क्या है, मसाले हैं, और मसालों के लिए कौन फेमस है, केरला फेमस है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो केरला है इलायची और काली मिर्च के लिए। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? देखिए बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया ये 1973 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। किसके अंदर ये आया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, WPA 1972 में। पॉलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1972 में ये एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंडर ही ये प्रोजेक्ट लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। 1973 में किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। अब इसी से रिलेटेड एक और पूछा जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट वो कब आया था, वो आया था 1992 में, ओके। तो इसका ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि T/2 अवार्ड अभी मिले हैं, ये किससे मिले हैं, ये यूपी के
पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का ये क्वेश्चन है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है। देखिए ये एक 13 टोटल कंट्रीज़ का था जिसमें टाइगर रिजर्व का था, जिसमें ये था कि टाइगर का नंबर जो है डबल करना है। तो इनमें से सिर्फ नेपाल फर्स्ट नंबर पे नेपाल है और सेकंड नंबर पे यूपी है। यूपी में कौन सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसने टाइगर का नंबर डबल कर दिया है, तो इसलिए इसको ये T/2 TX2 अवार्ड मिला है। ये अवार्ड कैसा है, इंटरनेशनली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो मानव जनित यानी कि मैन मेड जो बनाया गया है, मैन मेड कौन सा है, फसली भूमि, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, नेचुरल हैं। जल तंत्र अगर हम कहें, वाटर सिस्टम पूरा, ठीक है, घास का मैदान हम कहें या फिर वर्षावन रेन फॉरेस्ट कहें, तो ये सारे कैसे हैं, ये नेचुरली हैं, ये ह्यूमन के थ्रू नहीं बनाए गए हैं। लेकिन फसली भूमि जो होती है वो मैन मेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष। देखिए अभी हमने बताया था फर्स्ट, हमने बताया था कि अभी करंट में कौन है, तो वो राजीव कुमार हैं, जो कि ये ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन फर्स्ट कौन से थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, इसे याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इस टाइप से इनका नाम है। तो ये थे, और हमारे चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। देखिए लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट पहली बनी थी इंडिया में वो आंध्र प्रदेश थी। कब बनी थी, 1953 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 1953 में बनी थी। इसके बाद 1956 में काफ़ी सारी स्टेट बनी हैं जो इसके बेसिस पे बनी है। अब बात आती है लैंग्वेज बेस्ड बनी है, तो कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे आती है, यहाँ पे तेलुगु यूज़ की जाती है, तेलुगु लैंग्वेज चलती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर मतलब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे हम कहते हैं गैर संवैधानिक। ठीक है, हिंदी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, सांविधिक और संवैधानिक इस टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी है, नीति आयोग जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो, वही गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो ये नीति आयोग जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये बनाई गई है। बाकी सारी जो है, ये यूपीएससी कहें, इलेक्शन कमीशन कहें या फिर फिनेंस कमीशन कहें, ये सारी कौन सी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बात आती है तो इनके आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए यूपीएससी आता है आर्टिकल 315, ठीक है, आर्टिकल 315। अगर हम चलें फिनेंस कमीशन की तरफ तो ये आता है आर्टिकल 280। एक आर्टिकल का हमने सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो हमने बनाया था IBACIO जब हम सीरीज़ चला रहे थे तो उस टाइम कराया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। मतलब कम से कम उतने आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। 280 आर्टिकल के अंदर आता है फिनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन आता है 324, ये बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। नीति आयोग क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये है केंद्र राज्य संबंध। देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है सरकारिया कमीशन। इसके बाद है लोकहितवादी उपनाम से किसे नाम जाता है। देखिए सबके यहाँ पर क्या होता था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो लीडर हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको निक नेम दिए गए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइटल दिए गए थे जो कि पॉपुलर हुए हैं। तो यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख थे, इनको ये टाइटल मिला था लोकहितवादी का। इसी से मिलता जुलता एक और है जो कि कंफ्यूज कर सकता है, लोकमान्य। लोकमान किसे मिला था, ये मिला था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोकमान बाल गंगाधर तिलक और लोकहितवादी ये थे गोपाल हरि देशमुख। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। देखिए माउंटबेटन ने क्या कहा था कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि 50,000 सोल्जर्स वेपन के साथ भी वो काम नहीं कर सकते जो गांधी जी ने करके दिखाया है। तो इस टाइप का इनका स्टेटमेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग इनको टाइटल मिला था 1 मैन बाउंड्री फोर्स, जो कि माउंटबेटन ने इन्हें दिया था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 8 to 12 Feb
2021 के बीच आरबीआई द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य विषय थीम क्या था? देखिए थीम्स पूछी जाती हैं आजकल, तो ये सेलिब्रेट किया गया है फिनेंशियल लिटरेसी वीक। ठीक है, फिनेंशियल लिटरेसी वीक किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इसका थीम पूछा है तो इसका थीम था ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों में ये तो लिखा नहीं होगा, तो इंग्लिश का याद रखिएगा। उसमें था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फॉर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ये था। ठीक है, तो ये इसका थीम हो गया है फिनेंशियल लिटरेसी वीक। ये कब सेलिब्रेट हुआ? 8 से 12 फेब तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फेब 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया? एनएससी जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एनएससी। इसका अध्यक्ष यानी कि इसका चेयरमैन किसे बनाया गया? एसएन सुब्रमण्यम को, एसएन सुब्रमण्यम को। ये कौन है? ये एलएनटी सुनी होगी, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी, इसके सीईओ भी हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 to 21 फेब 2021 के बीच भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जिसे कहते हैं, 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये जो इंडिया अमेरिका के बीच ऑल्टरनेट होता रहता है, कभी इंडिया में कभी अमेरिका में, तो ये इस बार कहाँ हुआ था? ये इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ हुआ ये पूछा गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, से याद रखिएगा युद्ध अभ्यास 2020। इसके बाद है दिसंबर 2020 अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा का कौन सा है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। 2020 याद रखिएगा। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पूछा है इन्होंने। ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 पूछा है और उसमें इंडिया किस रैंक पर है ये पूछा गया है। तो इंडिया जो है वो 111 रैंक पे है। ठीक है, अब देखिए फ्रीडम है तो इसे याद कैसे रखेंगे? फ्रीडम का मतलब होता है मतलब फ्री, एकदम एक दूसरे से अटैच ना हो। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ये मान लीजिए 3 लोग हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं, एकदम फ्री हैं। ठीक है, तो 111 ये इंडिया की रैंक है। ठीक है, इंडिया की रैंक है। और इस पे फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, इसे भी याद रखिएगा, न्यूजीलैंड है। ठीक है, और ये कौन निकाल रहा है? अमेरिका से कौन है? थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट, और कनाडा का कौन है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये दोनों कंबाइंड रूप से ये वाला इंडेक्स निकालते हैं। अब देखिए 1 to 15 फेब 2021 के बीच राष्ट्रीय जनजाति पर्व यानी कि कौन सा? नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, आदि पर्व, आदि महोत्सव जिसे कहते हैं, आदि महोत्सव, वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो न्यू दिल्ली में। देखिए जो फेस्टिवल होते हैं जैसे, या फिर साइंस फेस्टिवल हो गया, ये सब जो होते हैं ये इनसे काफ़ी पूछा जाता है, इनकी थीम भी पूछी जाती है, तो ये कहाँ हो रहे हैं और इसकी क्या थीम थी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आदि महोत्सव है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ट्राइबल मिनिस्ट्री में किसके अंदर? ये ट्राइफेड एक सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइफेड, उसके थ्रू ये लॉन्च किया गया, ट्राइफेड। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे कौन? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, उनके थ्रू इसका इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। अब देखिए 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18th नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन सा स्टेट ओवरऑल चैंपियन बना है? तो इसमें हरियाणा बना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से 18th नेशनल फेडरेशन कप, ठीक है, जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा स्टेट इंडिया का ओवरऑल चैंपियन बना है? तो वो हरियाणा स्टेट है। नेक्स्ट है मछली, शल्क, भालू, तो ये प्रोपोर्शनल पूछा गया है। तो मछली में क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, भालू में क्या होते हैं? रोए होते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या कहते हैं? लोम चर्म कहते हैं हिंदी में। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट, 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची लगाए जाने पर कपड़ा 1-1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अच्छा, तो 12 मीटर का एक कपड़ा है तो उसको हमें कितने में करना है, 12 पार्ट्स में करना है, 12 पार्ट में करना है। तो कितनी बार हमें कैंची लगाना है ये पूछा है। तो देखिए अगर एक बार हम कैंची लगाते हैं तो एक बार लगाने पे 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो हमें अगर 12 चाहिए तो हम कितनी बार, 11 टाइम्स, अगर हम 11 टाइम्स कैंची लगाएं तो हमें क्या मिल जाएंगे, 12 पीसेस उसकी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स अगर हम कैंची लगाते हैं तो हमें 12 हमें पीसेस मिल जाएंगे इस कपड़े के। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, ऑड हमें पता करना है। बछड़ेड़ा नहीं होता है, बछड़ा होता है, मुर्गी, मेमना, शशक। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स के रूल निकल रहे हैं, आंसर सेम आएगा। देखिए अगर हम देखते हैं ये कुछ नाम है तो इनमें से 2, एक तो ये नाम के अकॉर्डिंग निकल रहा है कि ये तीनों जो हैं ये किसी न किसी के बच्चे हैं, उनको कहते हैं गाय के बच्चे, ठीक है, भेड़ के बच्चे और बकरी का बच्चा। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया, मुर्गी, क्योंकि मुर्गी का बच्चा चूज़ा होता है, यहाँ पे चूज़ा होता तो सेम हो जाता, लेकिन ये कैटेगरी अलग हो गई। और दूसरा तो इसका राइट आंसर मुर्गी है। अब देखिए दूसरा टाइप्स जो है, ये तीनों क्या है, बछड़ा, ये भी मैमल है, मेमना भी मैमल है, शशक भी मैमल है। ये किस कैटेगरी में आता है, ये एवीज कैटेगरी में आता है, बर्ड, ठीक है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों क्या है, मैमल्स हैं, और ये क्या है, एवीज है। तो इस तरह भी मुर्गी यहाँ पर ऑड हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है, जो भिन्न हो वो बताएं। तो इसमें ज़रूर 30 और 31 की कहानी है। जनवरी 31 होती है, मई 31 होती है, अप्रैल 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त। देखिए इसमें सारे जो मंथ हैं वो 31 के हैं, एक्सेप्ट कौन, अप्रैल एंड जून। ये वाला जो इन्होंने पेयर दिया है ये दोनों कौन से मंथ के हैं, 30 डेज इनमें होते हैं, ठीक है, 30 डेज होते हैं। बाकी सब में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब देखिए एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ 4 है, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, मिनट की सुई, यानी कि ये वाली मिनट की सुई है, ये अगर किस तरफ है, ये ईस्ट है। वैसे हमारी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ईस्ट को ये कह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा तो ये नॉर्थ कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, ये नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, ठीक है, आवर्स की सुई। नेक्स्ट है, किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, दिल्ली का कोड क्या होगा। तो इसमें रिलेशन देखते हैं, +4 +4 +4 +4। देखिए +4 का इसमें रिलेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम दिल्ली का देखें तो EFGH, यानी कि ये वाला जो हमारा है, इसमें H से एक ही दिया है तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 8 to 12 Feb 2021 के बीच नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न हुआ। तो ये हुआ था बेंगलोर में। देखिए इसका थीम कुछ इस टाइप से, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्ट यूपी एंड स्टैंड यूपी इंडिया डैश करके यूपी इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन सही लगा होगा। जैसा भी हो फीडबैक देकर कमेंट कीजिएगा। और एक बात बता देते हैं कि SST का अब नेक्स्ट जो आएगा वो SST का आएगा। यहाँ पर हमारे इसके कंपलसरी के 10 सेट हो गए हैं, अभी 10 बचे हुए हैं, तो वो हम पैरेलल करते रहेंगे SST और इसके साथ साथ। और दूसरी मैम जो हैं वो साइंस कराती रहेंगी, साइंस। और फिर जब ये SST हो जाएगी, SST साइंस, ये जब हो जाएंगे, काफ़ी सारे सेट्स हो जाएंगे, इसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे, मतलब साइंस के बाद मैथ्स स्टार्ट होगी। हमसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।